افغان طالبان وہ تو وہاں ملک کی سیاست چلا رہے ہیں. یہ اوور آل جو حقانی نیٹ ورک ہے، جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی، اسے اسپانسر کہاں سے کیا گیا، کون طاقتیں تھی جو حقانی نیٹ ورک کو چلا رہی تھی. کچھ چیزیں ایسی جو ہم لنک کریں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو میرے حساب سے وہ جیو پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ افغانستان طالبان ایک ملک چلا رہے ہیں. بہت ہی خطرناک رول آئی ایس آئی نے نبھایا، لیکن آج چیزیں آئی ایس آئی کی کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی اس ٹائم ختم ہے. जय हिंद, नमस्कार. मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में. और आज बात करेंगे टीटीपी और तालिबान यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था जिसको मीर अली एग्रीमेंट के नाम से जाना जा रहा है. और ये रिपोर्ट है अफगान इंटरनेशनल जो एक न्यूज़ वेबसाइट है उसके जरिए ये रिपोर्ट आ रही है. और इस रिपोर्ट के आते ही एक बहुत ज्यादा एक शॉकिंग खबर रही, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत टीडीपी और तालिबान और जो दीगर इस तरह के ग्रुप्स हैं वो मिलकर पाकिस्तान के अंदर शरिया नाफिज करने का अग्रीमेंट कर चुके हैं, ऐसा इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है. अब इस पे हम चर्चा करेंगे. हमारे साथ बात करने के लिए जावेद बेग साहब मौजूद हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. जय हिंद, नमस्कार. थैंक यू सो मच अंबर. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड जय हिंद. थैंक यू. सलाम, जय हिंद. और जावेद साहब, ये जो मीर अली एग्रीमेंट है ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया. आखिर ये मीर अली एग्रीमेंट क्या है? मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि टीटीपी तालिबान और इन सब के बीच एक अग्रीमेंट हो चुका था पहले ही, अफगान तालिबान के सत्ता में आने से पहले, कि पाकिस्तान की वो मदद करेंगे, सॉरी, पाकिस्तान में शरिया नाफिज करने में वो टीटीपी की मदद करेंगे. क्या आप इस पे कुछ जानकारी अगर हमें बता पाए? शुक्रिया अंबर. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए. मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में कोशिश करूंगा. ये जो इस अग्रीमेंट को हम पहले साइड में रखते हैं, पाकिस्तानी स्टेट मशीनरी ने, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने एक वक्त में इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया. जो टीटीपी है या जो बाकी अल्ट्रा ग्रुप्स हैं, जो जिनमें बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव है पाकिस्तान में, जिनमें कुछ ग्रुप्स को वो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे भी इस्तेमाल करते हैं पिछले 30-35 साल से. जब से यूएसएसआर का इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में, फिर यूएसएसआर को बाहर निकालने में जो अमेरिका ने रोल अदा किया, फिर अमेरिका ने वहां पे अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए जिन तंजीमों को, बेसिकली ये आइडियोलॉजीज है, तंजीमें कभी बनती है कभी खत्म हो जाती है, या एक तंजीम से बहुत सारी तंजीमें निकलती है. बेसिक पॉइंट जो है आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी पे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. जो अफगान तालिबान है, अब खैर वो तो वहां मुल्क की सियासत चला रहे हैं और उन्होंने नाटो को वहां से निकाला और बहुत सारे जो मुल्क है उन्होंने लेजिटिमाइज भी तालिबान को किया है. उनके साथ मुज़ाकरात चल रही है कुछ और मुल्कों की, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स. ये ओवरऑल जो हकानी नेटवर्क है, ओवरऑल बहुत बार हम कुछ चीजें जो हमें बाहर से दिखती है, अंदर से वो कुछ और होती है. यहां पे भी यही मामला है. जो हकानी नेटवर्क है उसकी फंडिंग कहां से हुई, उसे स्पॉन्सर कहां से किया गया, कौन ताकतें थी जो हकानी नेटवर्क को चला रही थी. में हकानी नेटवर्क की जो पाइपलाइन है वो कहां से है, उन सारी चीजों पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा मामला है. पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है. एक कहावत है,
अगर हम किसी खूंखार दरिंदे को पालने की कोशिश करें, जिस जिस वक्त हम उसे खून का आदी बनाएंगे, एक वक्त आएगा जब उसके लिए शिकार बाहर नहीं बचेगा तो वो अंदर ही शिकार कर लेगा। ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ आज वही हो रहा है। पिछले 6 महीने से सूबे सरहद में जो मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान के हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में जो तसादुम हुए, कुछ जगहों पे अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि आज के डेट में हम अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ अगर हम कुछ चीजें ऐसी जो हम लिंक करेंगे टीटीपी के साथ, तो मेरे हिसाब से वो जियोपॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान एक मुल्क चला रहे हैं। गुड और बैड, सही गलत, राइट रॉन्ग, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन वो एक कंट्री चला रहे हैं। और उनके जो आपस के जो मसले हैं पाकिस्तान के साथ, इंक्लूडिंग जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ रहा है, उसी के चलते हक्कानी नेटवर्क के कुछ तंजीमों ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो वजीरिस्तान में जो समझौते हुए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई। वो नेटो के निकलने से पहले ही ये चीजें वहां पे डेवलप हो रही थी। इसमें पहले एक बहुत ही खतरनाक रोल आईएसआई ने निभाया, लेकिन आज चीजें आईएसआई की कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम खत्म है, टोटल कोलैप्स है, वहां सोशल कियोस है, वहां रिलीजियस या इंटर कम्युनिटी हार्मनी कहीं पे भी नहीं दिख रही है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, वो पाकिस्तान में है। ये सारी चीजें इन डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देती है। यही वजह है कि अफगानिस्तान का तालिबान और टीटीपी वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का जो निजाम आज के डेट में है, जिस निजाम को वहां की एस्टैब्लिशमेंट रन कर रही है, यहां पे पॉइंट, देयर इज द पॉइंट, पाकिस्तान का पूरा निजाम आज के डेट में वहां की एस्टैब्लिशमेंट रन कर रही है। वहां का पॉलिटिकल, सोशल, पूरा ए टू जेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है, वहां की एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें आईएसआई और पाक मिलिट्री का इक्वल रोल है। अब हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए उस पूरे खित्ते में अमन इंटरेस्टेड है, जो अभी भी वहां बहाल नहीं हुआ है। पाकिस्तान में चाहे वो सूबे सरहद हो, पारा चिनार, कुरम के एरियाज हो, बलूचिस्तान हो, या आप पीओजे के पीओजी भी देखिए, कहीं पे भी वहां पीस नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले ही एक और डेवलपमेंट हुई, इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल और 7 साल रिस्पेक्टिवली सजा सुना दी गई है। हालांकि इलेक्शन इमरान खान की पार्टी ने जीता, उनकी पार्टी तोड़ दी। अगर वहां पे रूल ऑफ लैंड होता तो शायद मुझे लगता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान इतना मजबूत नहीं हो गया होता। आज के डेट में पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासा प्रोविंस का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आज के डेट में है सूबे सरहद में। उन्होंने ही कुर्रम में, पारा चिनार में मैसेकर्स किए, मुहर्रम में लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर के आखिर में उन्होंने पारा चिनार में जो मैसेकर किया। अभी भी वहां पे सीज है, करीब करीब 100 दिन हो गए, 3 महीने से ज्यादा वक्फा हुआ। क्या वहां पे एस्टैब्लिशमेंट ने आज तक कोई ठोस कदम उठाया? नहीं उठाया। ये सारी चीजें मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं क्योंकि जो वजीरिस्तान में जो ग्रुप्स ने आपस में महादा किया, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को टारगेट बनाकर डर का माहौल फैलाना भी उस महादे का एक हिस्सा है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक मेन टारगेट जो एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो वो लड़ रहे हैं, खैर उसको परे रखकर, वहां माइनॉरिटीज को टारगेट बनाना ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चार्टर में है। लेकिन अफगानिस्तान तालिबान ने
जो पहले वहां 1.0 तालिबान था, वो 2.0 तालिबान से डिफरेंट है। आज के डेट में अफगानिस्तान में स्पोर्ट्स को फरोग दिया जा रहा है, हालांकि अभी भी जो है ह्यूमन राइट्स वहां पे कहीं ना कहीं एज पर यूएन चार्टर उनका तहफुज नहीं हो रहा है। विमेन राइट्स की अगर हम बात करें, वो अभी भी बहाल नहीं हुए हैं। माइनॉरिटीज अभी भी वहां पे सेफ नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे, पाकिस्तान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो डिफरेंट है, और अफगानिस्तान का जो तालिबान है दैट इज डिफरेंट। लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी, अब मैंने आगाज में कहा था आइडियोलॉजी पे हमें फोकस करना है, वो हमारे नॉर्थ इंडिया की जो देवबंद सेमिनरी है, आइडियोलॉजी वही से है, जिसे हम देवबंद सेमिनरी कहते हैं। अब इस पे जो भी डेवलपमेंट वहां पे होती है, अगर कल इस महादे को हतमी शक्ल देने की कोशिश की गई पाकिस्तान तालिबान ने और अफगान तालिबान ने, या उनके कुछ फाइटर्स, क्योंकि वहां अफगान तालिबान में आज के डेट में यूगुर्स भी है, जो यूगुर्स है ईस्ट तुर्किस्तान के फाइटर्स भी उनमें शामिल हुए हैं। ये जो लीक केबल्स है उनसे ये पता चला है, आज के डेट में ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने पब्लिश भी किया है। ये इस पूरे खित्ते के लिए इज नॉट एट ऑल गुड। अब जो वाखान कॉरिडोर जो है, वाखान कॉरिडोर से चाइना और हमारा जो पार्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान, ये तीनों उस कॉरिडोर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कल तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसी वजह से मजबूत होता है, जिस तरह अफगानिस्तान का तालिबान मजबूत हुआ और उन्होंने नेटो को वहां से निकाल दिया, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान भी सेफ नहीं है। तो हमारे लिए, हमारे मरकज के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। अभी अभी हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने पीओजेके का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने पीओजीबी का कोई जिक्र नहीं किया है। स्ट्रेटेजिकली इस पूरे खिते में एक ही जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पीओजीबी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अगर कोई जगह कनेक्ट करता है इंडिया के साथ, वो है पीओजीबी। और पीओजीबी में भी तालिबान ने अपना बहुत बड़ा जो है असर रसूख बढ़ाया है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन दिस होल एरिया जो वाखान कॉरिडोर है। वजीरिस्तान में जो डेवलपमेंट्स होती है उन पे हमें नजर रखने की काफी जरूरत है। मुझे लगता है हमारी जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस है वो काफी रिसर्च कर रहे हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, खास कर के जो ये एरियाज है। पाकिस्तान का जो सूबाई सरहद है वो कभी भी पीसफुल नहीं रहा है तवारीखी तौर पे, और आज के डेट में पीओजीबी और पीओजेके भी डिस्टर्ब्ड है। ये नाकामी है पाकिस्तानी स्टेट की, और वहां के एस्टैब्लिशमेंट का जो इन्फ्लुएंस है हर किसी इंस्टीट्यूशन में, कोवर्टली या ओवर्टली, और वहां के आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है सिविलियन मैटर्स में। यही वजह है पाकिस्तानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के कुछ फैक्शंस, जिनमें आपने अभी जिक्र किया, जो हकानी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो आज के डेट में किसी बड़े काम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे लिए, हमारे कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें क्लोजली इन चीजों को वॉच करना है, और जो इस पूरे खित्ते में हमारा रोल है उसको मुझे लगता है एक्सपैंड करने की जरूरत है। वो तभी पॉसिबल होगा जब पीओजीबी और पीओजेके हमारे इंडिया के साथ वापस मिलाने का कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाए। विदाउट दैट हम तब तक बहुत ही सिक्योरिटी थ्रेट में जी रहे हैं। ये मैं बार बार बोलता हूं, इंडिया एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे कंट्री के सबसे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर दूसरे मुल्कों के साथ बाहमी ताल्लुकात है तो वो इंडिया के हैं सबसे ज्यादा,
کچھ ایک آدھ کنٹریز کو چھوڑ کے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ صحیح وقت ہے پی او جی بی اور پی او جے کے کو واپس لینے میں, کیونکہ کوئی موڈس آپرینڈی نہیں ہے, کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن نہیں ہے پاکستان کے پاس ان ہمارے ایریاز کو ایلیگلی آکوپائی کرنے کا. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم فار اس, پوری کنٹری کو سوچنا چاہیے اس پہ. جاوید صاحب, میں اس پوائنٹ کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے جب طالبان افغان میں سत्ता میں نہیں آئے تھے تو ان کو سत्ता میں لانے کے لیے پاکستان نے بڑی دل کھول کر ان کی مدد کی تھی, اور لیکن اب وہ ان کے لیے کہتے ہیں بھسماسور بن گئے ہیں, اور میر علی سمجھوتے کی جو ہم نے شروعات کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان, القاعدہ اور جو باقی اس میں یہ بھی ہے کہ اور بھی باہر سے لڑا کے لا کر ان کی مدد کی جائے گی ٹی ٹی پی کی پاکستان میں شریعہ نافذ کرنے کے لیے, تو یہ بڑی بات ہے. اور اگر ایک طرف ہمارے افغانستان سے رشتے بہتر ہو رہے ہیں, بھارت ابھی جو ہمارے فارن سیکرٹری ہیں وکرم مسری جی, وہ افغان انوائے سے ملے تھے دبئی میں. سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے رشتے بہتر ہو رہے ہیں, دوسری طرف اگر پاکستان میں جس طرح سے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے میں پاکستان سرکار پوری طرح سے اسمرتھ ہے, فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ایسے میں اگر یہ ہو جاتا ہے جو میر علی سمجھوتے کا ادیشیہ ہے, تو بھارت سرکار کو کس طرح کے اندیشوں کی, خطروں کی آپ کو یہاں پہ کس طرح کے اندیشے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے, نیٹو کے وڈراول سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوئے جہاں جو ہمارا مشن ہے افغانستان میں, یا جو ہمارے لوگ ہمارے مشن کے تھرو کام کر رہے تھے, ان کو ٹارگٹ بنایا گیا. ایک بہت ہی فیمس جرنلسٹ کو ٹارگٹ بنایا تھا, لیکن اس میں اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. وہ کوشش کر رہے تھے کہ طالبان کو وہ استعمال کریں, جو جس کی ایک ہسٹری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ افغانستان کی عوام کہتی ہے. جب کسی ودیش میں جب میں کسی افغان نیشنل سے ملتا ہوں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں, تو وہ بڑے عزت اور احترام سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. میں یورپ کے بہت سارے ممالک میں کچھ افغان نیشنل سے ملا, انفیکٹ وہ ہمیں دعوت پہ بھی بلاتے ہیں. مطلب یہ ہماری ایک امیج, ہمارے کنٹری کی امیج افغانستان کے عام پبلک میں ہے. اسی وقت اگر انہیں بائی چانس پتا چلا کہ ہم پاکستانی ہیں, اور خاص کر کے ہمارے پاکستانی پنجابی بھائیوں میں سے ہم ہیں, تو وہ بڑے نفرت سے پیش آتے ہیں, بڑے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. ان کے ریزنز ہے. ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جو قتل و غارت ہوئی, جو پچھلے 30-40 سال سے وہاں پہ ڈسٹربنس ہے, ریزن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستانی اسپائی ایجنسیز ہے اور پاکستانی فوج ہے. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک عام افغانی جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں افغانستان کے, ان کی یہ ایک عام فیلنگ ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جنگ میں دھکیلنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت ہی برا رول ادا کیا, اور پھر جنگ لڑتے لڑتے انہوں نے کچھ گروپس کو کلٹیویٹ کیا, اور پورا جو وہاں پہ کیوس تھا اس میں ان گروپس کی مدد کی, جو وہاں پہ آپسی جو وہاں پہ گینگ وار کہیے یا پھر سول وار کہیے. اور جب نیٹو کے ساتھ وہاں افغانی یہی طالبان اور باقی جو وہاں پہ تنظیمیں لڑ رہی تھی, ان میں بھی کچھ تنظیموں کو استعمال کیا. کہہ رہے کہ افغانستان کی اگر امیج خراب ہوئی تھی گلوبلی, تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. افغانی عام لوگ امن چاہتے ہیں, افغانی عام لوگ اپنے کلچر کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں, ان کی جو یونیک آئیڈینٹی ہے ان چیزوں کو وہ پرزرو کرنا چاہتے تھے. کہا ہمیں ریڈیکل جو نام پڑا, ہمیں ایکسٹریمسٹ جو نام پڑا, یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے. اب آج کے ڈیٹ میں پاکستان میں نہ تو سٹیبل گورنمنٹ ہے, نہ وہاں کی سوسائٹی سٹیبل ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر بہت سارے افغانیوں کو جو وہاں مہاجر رہ رہے تھے ان کو وہاں کس برے طریقے سے نکال دیا گیا، انہیں جس بے عزتی سے، بے رحمی سے نکال دیا گیا. یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے ایک فائنل ایک الٹیمیٹ ہیٹرڈ عام انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. سوسائٹی میں اگر کوئی گروپ ہوگا، سوسائٹی جیسے سوچتی ہے ویسے ہی اس گروپ کو بھی انفلوئنس ہوگا. سوسائٹی جیسے چیزوں کو سمجھتی ہے ویسے ہی وہ گروپ بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور سوسائٹی جیسے بہیو کرے گی، ظاہر سی بات ہے وہاں کے گروپس بھی ویسے ہی بہیو کریں گے. افغانستان کی سوسائٹی جتنا میں جانتا ہوں، جتنے میرے انٹریکشن ہوئے ہیں افغانیوں کے ساتھ، ان کے ذہن میں اتنی جو ہے خرابی نہیں ہے. لیکن کیا کریں، 30-40 سال وہ جنگ میں پلے بڑے ہیں، ان کے لوگ مارے گئے، اس وجہ سے جو ان کے ذہنوں پہ اثر پڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا. آج کے ڈیٹ میں اگر تحریک طالبان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، کچھ تو ریزنز ہوں گے. دیکھیں، ہم ایز این انڈین، ایز این ایڈوکیٹ آف پیس، ریکنسیلیشن، ایز اے ڈیفینڈر آف ہیومن رائٹس، میں کبھی بھی کسی بھی طرح کے وائلنس کے ساتھ نہیں ہوں. کہیں پہ مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کہیں پہ بھی ایک پیسفل طریقہ جو ڈائیلاگ ہوتا ہے وہ بیسٹ ہے ہر ایک معاملے میں. لیکن جو میری ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے ایک کشمیری ہندوستانی ہونے کے ناطے، 30-35 سال جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جموں کشمیر میں جس طریقے سے پراکسی وار چلایا، جس طریقے سے پاکستان کے سپانسرڈ فائنانسڈ تنظیمیں، دہشت گرد تنظیموں نے جو پچھلے 30-35 سال ہمارے جموں کشمیر میں تباہی مچائی. کل پرسوں 19 جنوری ہے، کشمیری پنڈتس کا، جو ہمارے کشمیری سوسائٹی کا ایک خاص حصہ ہے، ان کا فورسڈ ایکسوڈس ڈے آ رہا ہے 19 جنوری. ابھی تک وہ اپنے گھروں واپس آنے سے ڈر رہے ہیں. یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی دین ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان 30-35 سال یہاں کشمیر کے ہزاروں ہمارے بچے اور نوجوان مارے گئے. ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے بچے نوجوان ہیں وہ غلط راہ پہ چل پڑے، ان کو مذہب کے نام پہ ایک جنونیت میں ڈال دیا گیا. اور یہ پورا جو کریا ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی دین ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری سوسائٹی کہہ رہی ہے. اسی طرح پچھلے 30-40 سال انہوں نے جو افغانستان میں بویا ہے، آج مجھے لگتا ہے اس کو کاٹنے کا وقت آیا ہے. اور جیسے میں نے آغاز میں کہا، یہ دہشت گردی، چاہے وہ سوچ ہو، دہشت گردی پہ رن ہونے والی کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو، دہشت گردی میں پھنسی ہوئی کوئی سوسائٹی ہو یا کوئی دہشت گرد ہو، یہ ایک درندہ ہوتا ہے. جس وقت اسے باہر سے خون ملنا بند ہو جائے، یہ اندر ہی کسی نہ کسی کو پکڑ لیتا ہے. آج یہ سمپل ٹرمز میں، اگر ہم اب اس کے کرونولوجی پہ جائیں گے اس میں بہت وقت لگے گا ایز اے سول سوسائٹی ممبر، کیونکہ ہم یہاں پہ آرمی اسٹریٹجی کو یا وار اسٹریٹجی کو ڈسکس نہیں کر پائیں گے. لیکن ایز اے ممبر آف کشمیری انڈین سوسائٹی میری انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ میں خود پاک سپانسرڈ ریڈیکلزم، ایکسٹریمزم کا ایک وکٹم رہا ہوں، کیونکہ میں کشمیری ہوں. اور کشمیر میں رہنے والا ہر کوئی سدسیہ پچھلے 30-35 سال سے ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی وکٹم رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پڑوسی ملک نے ہمیشہ ایک غلط پکچر پریزنٹ کی، پروجیکٹ کی، فیک کشمیریوں کو لا کر انٹرنیشنل لیول پہ ہمیشہ سے ہی افغانستان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی اور ہندوستان کو. لیکن آج صحیح وقت ہے، اب صحیح لوگ صحیح بات کر رہے ہیں. افغانستان کے لوگوں سے آپ بات کریے، وہ امن چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے برا ہم نے we have also seen worst of it. لیکن اب افغان گورنمنٹ پہ یہ پورا ڈپینڈ کرتا ہے. افغان گورنمنٹ از رن بائی طالبان. طالبان کی آئیڈیالوجی
आज के डेट में अगर अमन को एक्सेप्ट करती है, रिकंसिलिएशन को एक्सेप्ट करती है और अफगानिस्तान को तामीर नाव करने की कोशिश करती है, तब मुझे लगता है हमारे मुल्क को अफगानिस्तान की हर सू मदद करनी चाहिए। अगर जो जो हमारे मुल्क के बुनियादी उसूल है, व्हेन आई टॉक अबाउट माय कंट्री, आई टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल एंड होली आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया में जो उसूल है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिए हैं, उन पे अगर हमें लगता है कि अफगानिस्तान की जो आज की गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान में हर किसी फर्द को, हर किसी कम्युनिटी को, हर किसी मजहब को फॉलो करने वाले को प्रॉपर बेसिक राइट्स है और अफगान गवर्नमेंट हर किसी ग्रुप को एकोमोडेट करना चाहती है, उनकी नीयत साफ हो, तो मुझे लगता है हमें हर सू उस मुल्क की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक तवारीखी रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ। हिंद कुश से लेकर अगर हम देखेंगे कश्मीर तक एक हिस्टोरिकल एक रिलेशनशिप है, उसको बहाल करने की जरूरत है। बाकी दहशतगर्दी, दहशतगर्दाना सोच, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म कम टाइम तक ही रहता है। वक्त चलते ना कोई तंजीम रहती है और ना ही वो आइडियोलॉजी रहती है। बहरहाल पीस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मैनकाइंड। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वायलेंस से कोई रास्ता इख्तियार करके जो चेंज लाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो चेंज ला पाएंगे। बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल चेंज आई, वो कैसे आई उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही वहां पे वायलेंस अनलीश हुई, पूरे दुनिया का ध्यान वहां से हट गया। हमें ये अंडरस्टैंड करना है। अभी अभी एक पॉलिटिकल चेंज सीरिया में आई। 13 साल वहां जो सिविल वॉर रहा, लाखों की तादाद में लोग मारे गए, लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए, शहर कस्बे गांव उजड़ गए। पॉलिटिकल चेंज आई वहां पे, लेकिन उस चेंज के चलते वहां माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, मुझे नहीं लगता है उस चेंज से वहां के लोगों को कोई राहत मिलेगी। सिमिलरली अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान मिलकर पाकिस्तान में शरिया लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। वहां पाकिस्तान में अगर आज के डेट में किसी चीज की जरूरत है, मेरे ख्याल से, एक हिंदुस्तानी सोच रखने वाले के ख्याल से, सबसे पहले वहां दहशतगर्दी, दहशतगर्दाना तंजीमों को बंद करना चाहिए। फिर वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। वहां जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्मी, सिविलियन जो कर रहे हैं, बल्कि वो वहां की एस्टैब्लिशमेंट ही वहां सब कुछ चला रहे हैं। वहां एक फेयर चांस मिलना चाहिए सिविलियन गवर्नमेंट इलेक्ट करने का और सिस्टम को क्लीन करने की उनकी करनी है, तब जाकर वो मुल्क सही रहेगा। और जो इलीगल तरीके से उन्होंने एरियाज ऑक्यूपाई किए, पीओजीपी और बाकी जो एरियाज हो गए सरहद में, जिसपे तालिबान कह रहे हैं कि वो उनके एरियाज हैं, जो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश ने जिस तरीके से उनको छीने थे, उनको मुझे लगता है एक बार सेटल करें, तो आने वाली जो भी ये डेवलपमेंट हो रही है, या अगर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट होगी, उससे मुझे लगता है खिते में ज्यादा नहीं पड़ेगा। बहरहाल मुझे लगता है पाकिस्तान में इस वक्त अमन की जरूरत है, दहशतगर्दी को रोकने की जरूरत है, और जो इलिजिटिमेट या इलीगल तरीके से वहां हुकूमत चला रहे हैं, उन्हें रिमूव करने की जरूरत है। ये एक आम हिंदुस्तानी की मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इस मसले पर काफी खुलकर हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। थैंक यू सो मच अंबर, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है ये टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।